कम्युनिकेशन है, ये हमारी फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट है। तो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफी मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती ही है। और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पेपर में तो आएगा, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जैसे कि हम में से बहुत से लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जब वो जाएंगे क्लासरूम में एज ए टीचर बन के, प्रोफेसर बन के, तो कम्युनिकेशन वहां पे उनको ना बहुत इफेक्ट करेगा। एक जो टीचर की पर्सनैलिटी है वो काफी मतलब कम्युनिकेशन से ना काफी अलग दिखती है, कि कैसे उसके समझाने का तरीका है, कैसे वो बात करता है बच्चों से, किस तरीके से वो अपने मतलब जो कंटेंट होता है उसको डिलीवर करता है। कई बार क्या होता है कि कंटेंट हमारे पास बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है हमारा वो अच्छा नहीं होता। तो वहां पे हम एक जो टीचर की पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी कम दिखती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। और दूसरा इसमें एक चीज और है, जैसे कि डेफिनेशन आएगी तो चलो उसकी हम आगे बात कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कि कम्युनिकेशन का जो है मतलब कि वो मैसेज का आदान प्रदान कहलाता है, या विचारों का या भावनाओं का, जो भी हमें एक मैसेज है वो पहुंचाना होता है। तो इसमें एक सेंडर होता है हमारे पास, यानी कि एक भेजने वाला होता है मैसेज को, एक मैसेज होना चाहिए हमारे पास, और एक उसको रिसीव करने वाला होना चाहिए। ये होता है कम्युनिकेशन। जब देखते हैं कि कम्युनिकेशन का कहाँ से मतलब किस शब्द से लिया गया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से इसकी ना उत्पत्ति हुई है। एक मिनट। हाँ, जैसे यहाँ पे है, ये लैटिन भाषा का जो है इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, शब्द से इसकी उत्पत्ति है, जिसका है कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कि सामान्य, यानी कि नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, जैसे कि जो डेफिनेशन होते हैं जो किसी किसी के द्वारा ली जाती है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ले रखती है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, मतलब डिक्शनरी से ली गई है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मतलब एक जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों का या जानकारी इत्यादि का विनिमय किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो, संप्रेषण कहलाता है। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। तो हम कम्युनिकेशन ही यूज करेंगे, संप्रेषण थोड़ा सा समझने में ऐसा लगता है, बड़ा सा शब्द, भारी भरकम लगता है। तो इन्होंने जो यहाँ पे डेफिनेशन की बात आती है, तो डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज पूछी जाती है, उसमें हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। जब भी पेपर में आएगी तो आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, जैसे कि यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो जाएगी आपके, यहाँ से और यहाँ तक, और नीचे ऑप्शन मिलेंगे कि किसके द्वारा है, किसके द्वारा है। तो डेफिनेशन इस बुक में 2 हैं, तो डेफिनेशन बहुत सारी होती है। अगर आपको कहीं और से भी कुछ डेफिनेशन मिलती है तो मोटा मोटा एक बार देख लेंगे। वैसे तो डेफिनेशन बहुत सारी याद करनी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं, कि जितनी रहेंगी थोड़ा बहुत हम उनको देख लेंगे। आगे आता है फिर, जैसे ये तो हो गया कम्युनिकेशन, लेकिन फिर कम्युनिकेशन हो गया, आगे बताया इन्होंने कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम एक चीज और ऐड कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ 3 चीज देखी थी, हमारे पास एक मैसेज होता है, एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होता है कि जैसे कि सपोज करो अभी मैं अपना मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, मैसेज है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। और मैं हो गई सेंडर, मैं आपको बता रही हूँ तो मैं सेंडर हो गई। मैसेज हो गया हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और रिसीवर हो गए आप सब लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन हम इसको बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और अक्षर जोड़ दिया गया है, इसके साथ इफेक्टिव शब्द इसको जोड़ दिया गया है। तो इफेक्टिव का मतलब ये है कि वहां से आप एक मेरे को फीडबैक दोगे, या तो आप मैसेज में दे सकते हो जैसे थम्स अप करके, या जैसे आप माइक खोल के बोल सकते हो कि हमें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसा करके। तो जब एक फीडबैक और जुड़ जाता है इसके साथ, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। अब एक बार इसमें देख लेंगे। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी का आदान प्रदान से कुछ अधिक है। इसमें जानकारी के आदान प्रदान के प्रयोजन और छिपी हुई भावना को समझना भी आवश्यक है। यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को 2 वे प्रोसेस बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 2 तरफा मार्ग है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये, सॉरी 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस यही है कि मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने उसको रिसीव किया, फिर आपने उसको फीडबैक दिया, तो ये 2 वे प्रोसेस होती है।
आगे ये सिर्फ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक बार ना आप थोड़ा सा मेरे को बता देना कि कुछ समझ में ना आए ना तो आप बोल देना, और समझ आ रहा है तो एक बार मेरे को थोड़ा सा इशारा करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सूचना स्वयं को अवगत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। इंफॉर्मेशन टू कीप oneself अपडेट एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये कह रहा है कि जब भी मतलब कोई भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने पास हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या हमने किसी को इंफॉर्मेशन देनी है तो भी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो बिना हम बात करें अपना कोई मैसेज, कोई भी हमें अगर डिसीजन लेना है, कुछ भी अगर हमने करना है तो हम बिना कम्युनिकेशन के कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर आपने अपडेट होना है या कोई डिसीजन भी लेना है तो आपको वहां पे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और कम्युनिकेशन करे बिना आप किसी भी डिसीजन तक पहुंच ही नहीं सकते। शिक्षा और कक्षा का अनुदेश के लिए, जैसे यहाँ पे मतलब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हम प्रिपेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि शिक्षा और कक्षा के अनुदेश, जैसे कि क्लासरूम में आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चों को, या कोई भी मतलब आपने जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में कोई भी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है कि आज हम ये पढ़ेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है। हम आज जैसे हमने स्टेप बांट लिए हैं कि हम ये यहाँ तक आज पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे, नेचर इसका हम कल पढ़ेंगे, या जो भी हमने शुरू में एक टॉपिक डिलीवर करना है, जैसे आज हम कम्युनिकेशन डिलीवर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है ताकि अच्छे से सब कुछ समझ में आए, आगे के स्टेप हमें बहुत अच्छे से क्लियर हों। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स, जैसे कि एक ग्रुप बना लिया जाता है कोई भी, तो उसमें अगर आपने एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, जैसे कि सपोज करो हमने एक ग्रुप बना लिया और वहां पे हम कुछ बात ही नहीं कर रहे उसमें, तो वहां पे उस ग्रुप का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता, कोई उसका महत्व नहीं रहता। सपोज करो कि हम अभी एक जैसे ग्रुप बना ले कि हम उसमें स्टडी करा करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे नेट से रिलेटेड, और हमने वो ग्रुप बना दिया, उसमें हम कुछ अपना मैसेज वैसेज कुछ भेज ही नहीं रहे, तो वो एकदम से इनएक्टिव सा हो जाएगा, तो उसकी कोई फंक्शनिंग होगी ही नहीं अच्छे से। तो उसके जब हम उसको उसकी फंक्शनिंग अगर हमने करनी है अच्छे से, तो हमने वहां पे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बात हमें वहां पे करनी पड़ेगी। फिर मोटिवेशन और मोरल के लिए, अगर जैसे कि कोई भी है जो कुछ क्लास में बच्चा है, हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेंगे कि कोई भी अगर बच्चा है क्लास में और उसको क्या है कि मतलब उसको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और उसने आज से पहले कोई प्रेजेंटेशन दी ही नहीं है, तो बच्चा थोड़ा सा मतलब डिमोरल हो ही जाता है, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलकता है वहां पे कि बच्चा अपना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, अपना साहस नहीं कर पा रहा कि वो कैसे क्या करेगा। तो वहां पे अगर एक टीचर है उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो वहां पे वो बच्चे को एक थोड़ा सा ना मोटिवेट करेगा, वहां पे कुछ उसको मोरल स्टोरी सुनाएगा, कुछ उसको उसका साहस उसको बढ़ाएगा, कुछ ऐसे उसको मतलब पंप करेगा कि अच्छे से मतलब कुछ कोटेशन उसको समझाएगा, कुछ बताएगा कि, या अपना खुद का कोई एग्जांपल दे सकता है कि उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं भी ऐसा प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी पॉजिटिव और आप बहुत अच्छा करके आएंगे। और हो सकता है कि पहली बार में उसने अच्छा ना भी किया हो, तो बच्चे को हमें मतलब हमेशा मोटिवेट करेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया है, कोशिश आपने बहुत अच्छी की है, आगे आप इससे भी अच्छा कर पाएंगे। इस प्रकार से हम वहां पे एक किसी भी बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। आगे है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, जैसे कि कोई भी है बात वहां पे हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन मतलब फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल वो होती है जैसे कि जैसे कि सपोज करो अपना जो ग्रुप है यहाँ पे कौशल सर इसको डील करते हैं, तो अगर कोई बात है तो कौशल सर वहां पे ग्रुप में मैसेज करेंगे, और फिर वो या हमें से किसी स्टूडेंट ने कोई बात बोलनी है तो हम कौशल सर को बोलेंगे और कौशल सर फिर उसको आगे सबको बताएंगे। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मल तरीका। और दूसरा होता है इनफॉर्मल तरीका, जैसे ये किसी ने भी अपनी कोई बात बोलनी है वो रैंडमली ग्रुप में डाल देगा, तो वो हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल तरीका। तो यहाँ पे ये दोनों तरीके की चीजों को ना कंट्रोल करता है, व्यक्तिगत तरीके पे भी देखेगा उसको, इंडिविजुअली भी देखेगा और ग्रुप में भी देखेगा। फिर आगे आता है कि कल्चरल प्रोग्रेस।
जो कम्युनिकेशन है वो हमारे जो कल्चरल जो है मतलब मूल्य है, नैतिक मूल्य है, उनको बनाता है और उनमें ना मतलब ऐसे मतलब सृजनात्मक संवर्धन हो गए यहाँ पे कि उनमें जान डालता है। जैसे कि सबकी अपनी रीजनल बोली होती है ना, हमारी जैसे हम कोई हरियाणा से बिलोंग करता है तो उसकी हरियाणवी होगी, जो राजस्थान से है उसकी राजस्थानी होगी। ऐसे जो कम्युनिकेशन में ये चीजें जब हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे ये चीजें उभर के सामने आती हैं। अगला है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब बात आती है तो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि सबका अपना मतलब हर एक का कल्चर होता है, तो एक दूसरे से मिल मिल के पूरा मतलब इसको अच्छे से डील करते हैं वहां पे। कि जो राजस्थानी है वो अपनी वहां पे बात बताएगा, वो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगा, हरियाणा वाले अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से मतलब जो गुजरात के हैं वो अपनी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है। अगला आता है कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन है कि उसका नेचर कैसा होता है। तो कम्युनिकेशन जो है कि कम्युनिकेशन है एक जो डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस से मतलब है कि वो मतलब निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ गए और कम्युनिकेशन होता रहेगा। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपको सूचनाओं को मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करेगा। एक ये मतलब कांस्टेंट प्रोसेस है। अगर आप जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है क्योंकि आप लोगों का फीडबैक नहीं आ रहा, सिर्फ मैं अपना मैसेज डिलीवर कर रही हूँ। जैसे ही मैं भी चुप हो जाती हूँ तो हमारा कम्युनिकेशन क्या है वो मतलब रुक जाएगा, कम्युनिकेशन होगा नहीं वहां पे। आगे है कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक लिसनिंग बताया गया है, स्पीकिंग बताया गया है, राइटिंग बताया गया है और रीडिंग बताया गया है। यहाँ पे है लिसनिंग का मतलब है कि अभी जैसे कि आप लोग सुन रहे हो, ये लिसनिंग स्किल्स है। जो आप लोग सुन रहे हो वो आपकी मतलब दिखाती है कि आप कितने धैर्य से सुन रहे हो। अगर कई बार क्या होता है कि सामने वाला बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं करता, फिर भी आप उसको कितनी धैर्य के साथ सुनते हो, ये लिसनिंग स्किल होती है। या फिर जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो साथ के साथ कुछ कुछ पॉइंट्स नोट भी कर रहे होंगे, मतलब उनको रनिंग शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं हम। तो ऐसे कुछ बच्चे बना भी रहे होंगे, कुछ लिख भी रहे होंगे। तो सबका अपना जो होता है कि लिसनिंग स्किल होता है कि कैसे किसी चीज को हम देख रहे हैं। आगे आता है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग होता है कि आप कितने अच्छे से किसी भी चीज को बोल पा रहे हो। आपने जैसे आपके पास कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको बोल कैसे रहे हो, क्या आपकी बात सबको समझ में आ रही है, या सिर्फ आप बस ऐसे ही बोले जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता। आगे होता है कि राइटिंग स्किल। कुछ लोगों का होता है ना कि मतलब वो अपने शब्दों को इतने अच्छे से मिला के इतने बहुत ही जैसे देखते हैं ना कि कुछ लोगों की राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। देख के ऐसा लगता है कि हाँ मतलब अलग से दिखता है कि बहुत अच्छी राइटिंग है। और राइटिंग के साथ मतलब उन्होंने शब्द भी बहुत अच्छे से चूज किए होते हैं। तो मतलब देख के जैसे किसी किसी के नोट्स होते हैं, देख के हमें कहता है कि हाँ भाई पढ़ने का मन कर रहा है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। आगे आता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में होता है कि आप कितनी अच्छे से किसी भी चीज को पढ़ पाते हो। ऐसे तो जैसे अब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसको कवर करना। अगर हम सिर्फ केवीएस मदान की बुक को ही देखें तो इसमें भी इतनी सारी चीजें, अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और हम ऐसे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ डिट्टो अगर हम एज इट इज बुक पढ़ते भी हैं तो उससे पढ़ के पेपर पास नहीं होता। उसको करने के लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और अगर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से भी हमने क्या क्या उठाना है। ये 4 स्किल होती है कम्युनिकेशन में, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी अगर जैसे कि हम भी अगर कहीं हमें मौका मिलता है बोलते हैं तो हमें भी इन चीजों में थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। जैसे राइटिंग स्किल्स की बात आती है तो इसको हम अपने नोट्स पे कर सकते हैं। स्पीकिंग स्किल भी क्या होता है कि सब में नहीं होता, बहुत सारे लोग हेजिटेट फील करते हैं। तो स्पीकिंग स्किल अगर हम भले ही अगर सब हम मतलब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसी की एज ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बोलना तो आना चाहिए। अगर किसी में हेजिटेशन है तो उसको हम सुधार सकते हैं। उसको हम अपना मतलब डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करके मतलब कुछ भी आप मतलब शीशे के सामने खड़े हो जाओ। शीशा तो होता ही है हमारे घर में, शीशे के सामने खड़े हो जाओ
और वहां पे मतलब कुछ कुछ अपना मतलब बोलते रहो कि हाँ मेरा नाम ये है और मैं ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, या मैं आज आपके सामने ये चीज कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मतलब अगर हम खुद से बात करते हैं ना, वहां पे हमें कोई दूसरा नहीं सुनता, तो हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है और फिर हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से बोलने भी लग जाते हैं। रीडिंग स्किल है ये हमारे पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो तीसरी यूनिट है वो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है। तो पेपर में ये वहां पे हमारे बहुत अच्छे से काम आएगी अगर हम अपनी रीडिंग स्किल को यहाँ पे देख के डेवलप करते हैं, हमने पढ़ने को मिला है और हम इसको डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी तीसरी यूनिट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी वहां पे हेल्प करेगी। अगला आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ऑल प्रिजर्वेटिव सर्वव्यापक। जो हमारी कम्युनिकेशन है ना वो मतलब सब जगह पे है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे अगर हम बैठे हैं कम्युनिकेशन है, अगर हम ड्यूटी पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां पे कम्युनिकेशन नहीं है, या चलो हम ड्यूटी पे चले गए वहां पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, या हम अपने घर पे आ गए तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी भी लेवल पे, अगर वो लोअर लेवल है तो भी, हाईएस्ट लेवल है तो भी, मीडियम लेवल है तो भी, अगर मतलब वर्किंग एरिया है या नॉन वर्किंग एरिया है, जहां भी हैं आप, आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। वहां पे कम्युनिकेशन के बिना कोई भी बातचीत हो नहीं सकती। अगर आप जाते हैं, आप किसी कागज को लेके जाते हैं, मतलब आपका कोई भी पेपर वर्क है, आप उसको लेके जाते हैं अपने सीनियर ऑफिसर के पास और आप ले जाके सिर्फ उस पेपर को सामने रख देंगे, तो इतने भर से काम नहीं चलेगा। आपको वहां पे जाके बताना पड़ेगा कि मैं इस काम से आया हूँ सर, ये मेरा काम है, ये मेरा पेपर है, आपको इस पे सिग्नेचर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जाके रख दी और सिर्फ बात बन जाएगी। तो किसी भी लेवल पे हो, कहीं भी हो, कम्युनिकेशन तो रहता ही है। अगला है टू वे स्ट्रीट। जैसा कि अभी हमने बोला था कि टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। इन्होंने जैसे कि यहाँ पे बताया है कि फीडबैक हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जब फीडबैक ऐड कर लेते हैं तो हमारा ये टू वे प्रोसेस हो जाता है। टू वे प्रोसेस हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि इसको हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कि हम अपना क्लासरूम में हैं, हमने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, उसके बाद में बच्चों से हम कोई भी जैसे हम पूछ सकते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ाया, आप इसके बारे में बताइए। तो बच्चा जब आप उसको बताता है, अपने वे में रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब हमें समझ आता है कि हाँ बच्चों को कितना समझ में आया, कितना इफेक्टिव हमने पढ़ाया है। उस सब चीजों को हम वहां पे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन ए कॉन्टेक्स्ट एंड हैज ए रिलेशनशिप एस्पेक्ट। कि कम्युनिकेशन जो है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। कम्युनिकेशन को मतलब यहाँ पे बताया गया है कि दो तरीके से होता है। एक तो आप किसी को अपनी बात बहुत ही मतलब पोलाइटली वे में बोलते हो, या आप मतलब कैसे अथॉरिटी टाइप में बोलते हो, कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है वहाँ। इसको अगर हम छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कई बार क्या होती है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। लेकिन फिर हम एकदम उनको डांट के भी बोलते कि पढ़ाई करो, बैठो और पढ़ाई करो। तो वहां पे मतलब कि एक ही बात होती है, एक ही इंसान होता है कई बार, और हम उसको अलग अलग तरीके से बात रखते हैं। जैसे सपोज करो कि मतलब आपकी दोस्ती है आपके सीनियर ऑफिसर के साथ, ठीक है। अगर आप ऑफिस में वहां पे बैठते हो तो वो आपका सीनियर है, वहां पे वो आपकी एक अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी होगी, वो आपको जो भी ऑर्डर मतलब काम देगा वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन वही जब आपका फ्रेंड भी है, अगर आप रास्ते में नॉर्मली आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि अगर आपने कुछ खाना पीना है तो आप ही उतर के ऑर्डर करके आए, नहीं, आप उसको बोल सकते हो वहां पे कि जा तू जा और तू ऑर्डर करके आ। तो मतलब बंदा तो वो एक ही है, लेकिन बात करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। एक मिनट, कोई माइक खोल के बता दो, समझ आ रहा है क्या, ठीक चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया वनिता जी, बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मैं ज्यादा फास्ट बढ़ा रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके ओके ठीक है, ओके। तो अगला है कि सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री की समरूपता है और अनुरूपता है। यहाँ पे बात है कि दोनों अच्छे मतलब कम्युनिकेशन के आदान प्रदान के ना मतलब एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। समरूपता होती है कि कोई चीज समान है, अनुरूप होती है जो कि
मतलब मतभेद होता है। इसको हम देखेंगे कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ पे मैथ का एग्जांपल लिया है तो इसी को देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि कुछ क्लास में बच्चे होते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है। अगर आपस में वो मैथ वाले हैं, दोनों बात करेंगे कि हाँ आज मैंने थ्योरम पढ़ी, आज मैंने जो भी ज्योमेट्री का करा, जो भी है मतलब वो अपना जो भी मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उनका मतलब कम्युनिकेशन क्या है कि अच्छा रहेगा, ठीक है। और वहां पे कोई है बंदा कि उसको मैथ आता ही नहीं है, और उसको मैथ आता नहीं है, और दूसरे वाला है उसको मैथ बहुत अच्छे से आता है, तो दोनों बात करेंगे तो जिसको आता है वो अपना पूरा मतलब वहां पे ज्ञान दिखाएगा कि भाई हाँ ऐसे किया मैंने, ऐसे किया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब दूसरे वाला है जिसको मैथ का मतलब फॉर्मूला ही नहीं पता, तो वो वहां पे जो है कि मतलब बात उनकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि दूसरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ उसके सिर के ऊपर से जा रहा है। तो वहीं पे अगर तो ये जो मतलब जो मैथ मैथ वाले थे वो अगर बात करते तो सिमेट्री हो जाएगी, यानी कि समरूपता दर्शाएगी, ठीक है। और वहीं पे एक मैथ वाला है और एक इंग्लिश वाला है, तो वहां पे वो उनका अनुरूपता हो जाएगी। इसको ये एग्जांपल अच्छा है, आ जाएगा सबको समझ में, इतना ज्यादा है नहीं। और अगर जैसे कि एक बच्चा मतलब इंग्लिश इंग्लिश वाला है और क्या कहते हैं जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा है कि जिसका मैथ स्ट्रांग है, ठीक है। अगर ऐसे भी अगर वो आपस में बातचीत करेंगे तो वो एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं कि हाँ भाई तेरा इंग्लिश अच्छा है, वेरी गुड, तेरा मैथ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको मैथ नहीं आता, और जिसका मैथ अच्छा है उसको इंग्लिश नहीं आता। अगर वो दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स में अगर कुछ गलत बता रहे होंगे, जैसे कि मैथ वाले ने कोई फॉर्मूला गलत बता दिया, इंग्लिश वाले ने कोई सेंटेंस गलत बोल दिया, तो मतलब दूसरे को एक दूसरे की बात पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपने अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ पे समरूपता की बात आएगी वहां पे कम्युनिकेशन है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आगे है कि कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज ए कॉन्टेक्स्ट। तो ये इसमें जो है इसका 7वां पॉइंट है, इसके अंदर ना कुछ सब पॉइंट्स और आते हैं जो बेटसन ने दिए हैं। यहाँ पे बहुत मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि बेटसन ने बताया कि बिना संदर्भ के, संदर्भ को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बोला गया है, बिना संदर्भ के शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता। ये कह रहा है कि मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास वो होना बहुत जरूरी है। उसके बिना ना मतलब अगर हम कुछ बोलते हैं या हमारा कोई काम है तो उसका इतना कोई भी महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पे इन्होंने मेनली 4 बताए हैं। एक इन्होंने बताया है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि फिजिकल कंडीशन को दर्शाता है। जैसे कि आप कहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट से हम ले सकते हैं, जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे बात करने लग जाऊं कि आजकल ना तो पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, और भाई पॉलिटिक्स तो ऐसी चल रही है देश की कि मतलब मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां पे राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं रहा या मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे उस चीज का ना कोई मतलब नहीं है। मैं कम्युनिकेशन तो भूल ही गई हूँ पूरे तरीके से, और मैं यहाँ पे पॉलिटिकल की बात कर रही हूँ। तो जो जब हम बात करते हैं तो जिस कॉन्टेक्स्ट पे हम बात करते हैं, हमें उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, भले ही वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होने चाहिए, तो हमारी जो बात है वो ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। आगे आता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट आता है कि किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि क्या मतलब हमने जो मैसेज है, क्या मैसेज लिया है, किसको कौन वो मैसेज डिलीवर कर रहा है, और मतलब जो मैसेज को लेगा और उसको जो सेंड करेगा, वहां पे सेंडर और रिसीवर है, वहां पे उनकी क्या रिलेशनशिप है, किस प्रकार के उनके रिलेशन है, कैसे वो उस बात को समझेंगे। यहाँ पे दूसरा इन्होंने बताया कि समाज के मानदंड और संस्कृति में इसके निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि 2 फ्रेंड हैं मानो वो, ठीक है, और वो दोनों फ्रेंड हैं और वो गए हैं किसी के फंक्शन में, गए हैं किसी की मतलब मैरिज मैरिज में गए हैं, वो वहां पे गए हैं।
तो वहां पे वो अपना मतलब ब्याह शादी की बातें तो कर नहीं रहे, वहां पे वो मतलब अपना ऑफिस की मीटिंग लेके बैठ गए। तो ये जो है कि उनका मतलब जिस काम में गए हैं तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर वो वहां पे अपना आए हैं आराम से फंक्शन को एंजॉय करते और आराम से वहां पे फंक्शन से रिलेटेड बातें करते तो वहां पे वो अच्छा लगता। अब वहां पे भी अगर मीटिंग की बातें आ जाएंगी तो एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होगा और जो आप जिस चीज के लिए वहां पे आए हो आपकी वो चीज छूट जाएगी। तो आप कम्युनिकेशन का मेन मोटिव ये बताया गया है यहाँ पे कि आप फिलहाल जिस कॉन्टेक्स्ट में हो उस कॉन्टेक्स्ट में रहें और उसी से रिलेटेड बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव रहेगा। तीसरा आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आएगा कि आपकी मतलब इसको साइकोलॉजिकल आप ले सकते हैं कि आपका मतलब कि मूड कैसा है, मूड के ऊपर इसको आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, कोई आपका फ्रेंड है या मतलब कोई आपका फ्रेंड नहीं भी है तो उनसे मतलब कैसा आपका मतलब रहा है। जैसे कि कोई भी जैसे यहाँ पे टीचर का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि क्लास में टीचर आता है, क्लास में टीचर आता है कई बार, और कई बार क्या होता है कि बच्चों को भी शक्ल देख के ना पता चल जाता है कि आज ना टीचर का मूड खराब है। और होता क्या अगर बहुत हमारे एक सर थे मैथ के, तो कई बार जैसे कुछ होता था थोड़ा बहुत उनका मतलब मूड खराब होता था किसी भी बात के ऊपर, या हल्का सा होता था कि हमें लगता था कि आज सर ना अच्छे से नहीं पढ़ा रहे या बहुत हम पे गुस्सा करते हैं। तो क्लास में एक आध बच्चा होता था वो बोल भी देता था सर क्या हुआ, तो सर कई बार ना हंसी मजाक में बोल देते कि आज मैं सुबह सुबह बेलन खा के आया हूँ। तो मतलब ये जो चीजें होती है ना कि उसका जो आपका मूड होता है, आपकी जो भी स्थिति होती है ना, मतलब वो चेहरे पे दिख जाती है। कई बार मतलब कोशिश करते हैं कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो मतलब बहुत हमेशा कोशिश करेगा कि उसकी जो भी कंडीशन हो, जो भी किसी भी स्थिति से वो गुजर रहा हो, वो उसके फेस पे कम से कम दिखाई पड़े। लेकिन फिर भी अगर कभी दिख जाती है तो इसका मतलब टीचिंग पे बहुत एक इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे बताया गया अगला है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे बताया गया है कि टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि किस समय पे क्या काम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हिंदी में जो बताया गया है, हिंदी वाले समझेंगे सामयिक संदर्भ। सामयिक संदर्भ का मतलब ये होता है कि किस समय पे क्या काम होना चाहिए। जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह उठते हैं तो मतलब अगर हम कुछ म्यूजिक बजाते हैं तो हम धार्मिक म्यूजिक बजाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह हम उठते ही सिला की जवानी बजा देंगे। तो मतलब कि किस तरीके से आप कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हम मंदिर में गए हैं और मंदिर में गए हैं वहाँ पूजा पाठ के बजाय हम डांस करने लग जाएंगे। तो जो आप किसी भी टाइम को देख के आप अपनी एक्टिविटी करते हैं, अपना कम्युनिकेशन करते हैं, वो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में आता है। ठीक है, अगला है कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज ये होता है कि मतलब जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उसकी जो है कि लैंग्वेज है वो कैसी है, वो आपस में किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जैसे कि इसको हम देखेंगे कि दो स्टेट के पर्सन है और दो स्टेट के हैं, उनकी मतलब एक तो लैंग्वेज जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत मतलब राजस्थानी और हरियाणा वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे की समझ नहीं पाते। ठीक है, और दूसरा उसके बाद ये है कि ऐसा होना चाहिए कि इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये इसको हम बोलेंगे मीटिंग ऑफ माइंड। कि आप कम्युनिकेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में आएगा कम्युनिकेशन, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि हमारा भी वही पेपर में आएगा और हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है। अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनेंगे और समझेंगे। वही अगर हम बैठे हैं, आप अगर सपोज करो आप लोगों का पेपर कोई और होता और वहां पे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ही नहीं होता, तो मैं चाहे कितना भी अच्छा एक्सप्लेन करती लेकिन आप लोग सुनोगे ही नहीं, क्योंकि वो आपके काम की चीज नहीं है और वहां पे आपको लगेगा कि हम क्यों सुने, हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मतलब हमें ऐसे जब भी हम जिस भी मैसेज को भेजते हैं तो जो भी हमारा रिसीवर होता है तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि ये जो हम उसको मैसेज भेज रहे हैं क्या ये उसके काम का है या नहीं, या हम बस वैसे ही इसको भेज रहे हैं। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। गेस्चर्स हो गया अगला।
गेस्चर्स होता है कि कैसे, जैसे कि गेस्चर्स हो गए संकेत। अभी जैसे मेरा क्या कहते हैं, वीडियो नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो अगर मेरे जो हाथों की मूवमेंट होती है और कि आई मूवमेंट होती है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें आई कांटेक्ट से ना समझ आ जाता है कि हम जो बात तो बोल रहे हैं सामने वाले को समझ आ रही है, सामने वाले का इंटरेस्ट है, ये कितने ध्यान से वो हमें सुन रहा है और किस हद तक उसको बात समझ में आई होगी, ये चीजें हमें पता चल जाता है। लेकिन जब ये है कि ये उसमें सिर्फ होता है कि जब हम बात करते हैं, ओरली बात करते हैं, अगर रिटर्न करेंगे तो वहां पे तो गेस्चर्स अपने आप ही कोई महत्व नहीं रहता है वहां पे गेस्चर्स का। आगे बताया इन्होंने कि जो 10 नंबर पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। कम्युनिकेशन ना कई प्रकार की होती है, कम्युनिकेशन ओरल भी होती है, रिटन भी होती है, फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, चेन में भी होती है, ग्रेप वाइन भी होती है। वो आगे टॉपिक आएगा, वहां पे हम काफी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। आगे हम इसको कम्युनिकेशन सिस्टम को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे है, और एक मिनट, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया यहाँ पे। हाँ, हम ये वाला करेंगे, अब कम्युनिकेशन के टाइप्स करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम भी कोई पेज तो मिस नहीं करेंगे। हाँ, ये इसी में आएगा, चलिए। कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है कि कम्युनिकेशन इसमें जो बता रहे हैं कि जैसे कि इसमें 3 चीज बताई गई है कि हमारे पास विशेष सामग्री होगी कि हमें क्या भेजना है, क्या मैसेज देना है। मतलब कि विशेष सामग्री को यहाँ पे हम मैसेज देखेंगे कि क्या मैसेज है। संचार की विधि कि किस तरीके से हम उसको भेजेंगे मैसेज को, कि हमारा तरीका क्या होगा, लिख कर बताएंगे हम, या बोलकर करेंगे, या मतलब सुनकर उसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, ये हमारा विधि हो गया। और संचार की प्रक्रिया है कि इसको हम किस तरीके से करेंगे, मतलब कैसे हमारा संप्रेषण प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हमारा इसमें सारी चीजें जाएंगी, जैसे कि किस तरीके से हम पहुंचाएंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट को हम किस फॉर्म में डिलीवर करेंगे, इसको हम चैनल बोल सकते हैं, और क्या हमारा वहां पे मीडियम बनेगा। ये 3 चीजें यहाँ पे आएंगी। अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो कम्युनिकेशन की बेसिकली 4 टाइप्स बताई गई हैं कि किस किस उस पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा रिलेशनशिप के ऊपर, दूसरा होगा हमारा चैनल्स के ऊपर कि क्या किस वे में हम इसको भेजेंगे, तीसरा हमारा जो भी पर्पज है, जो भी स्टाइल है, क्या स्टाइल है, उसके आधार पे हम इसको कैटेगरी करेंगे, और फोर्थ हो जाएगा हमारे डायरेक्शन के हिसाब से। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कि रिलेशनशिप के आधार पे हम कैसे कम्युनिकेशन को देखते हैं, कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार से देखेंगे। तो पहला है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, अव्यक्तिक संप्रेषण। इम्पर्सनल होता है कि जब इंसान अपने खुद के साथ बात करता है। जैसे कि कई बार जब होता है ना कि हम थोड़े से मतलब परेशान होते हैं, कोई बात होती है तो हम आराम से चुपचाप बैठे होते हैं और हम अपने आप से बात कर रहे हैं कि मतलब कई बार क्या होता है, इंसान बहुत दुखी होता है ना, तो वो बोलता है कि अम, ऐसे मतलब सैड सा शक्ल बना के अपनी कि मेरी तो ना किस्मत ही खराब है, जब देखो मेरे साथ ही होता है, कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, आज जाती फिर पहले लेट पहुंचा, फिर बॉस के साथ लड़ाई होगी। तो ये एक नेगेटिव में भी हो सकता है, और एक इंसान पॉजिटिव वे में भी अपने आप से बात करता है। जैसे कि हम सब योग से जुड़े हुए हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हम इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल देखेंगे, नेगेटिव वाला हम यहाँ पे स्किप करेंगे। क्योंकि जब हमें पता है, जब हम ध्यान लगाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं भगवान के साथ मतलब गॉड के साथ अपनी कनेक्टिविटी फील होती है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि अपने आप का हम जो टाइम देते हैं वो वहां पे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का हो जाएगा। हम आराम से ध्यान लगाते हैं, तो कई कई अच्छे साधक होंगे वो बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहेंगे, कुछ जिनका हल्का है वो थोड़ी देर बैठेंगे। तो यहाँ पे अपना
कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं कि हाँ मैं एक मतलब सबको लगता है ना कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरा मेडिटेशन में टाइम बढ़ रहा है, मैं काफी अच्छे से मतलब सारी चीजों को महसूस कर रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। आगे होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि दो लोगों के बीच में बात करना। जैसे दो दो खड़े हैं, कोई भी अपने दोस्त हो गए या कोई भी सीनियर जूनियर हो गए, कोई भी दो पर्सन हो गए, तो वो हमारा क्या है कि टू वे प्रोसेस हो जाएगा कम्युनिकेशन का। हम बात कर रहे हैं टू वे प्रोसेस की कम्युनिकेशन की। जब हम बात करते हैं तो एक मिनट, अगर मैं देखती हूँ हो गया तो एक मिनट चलिए। हाँ, जैसे कि ये हो गया हमारा सेंडर हो गया, ठीक है। ये इसने अपना यहाँ पे मैसेज भेजा, ये हमारा सेंडर, इधर लिखते हैं, ये सेंडर हो गया, ये हमारा मैसेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर ने जब यहाँ से अपना फीडबैक दिया सेंडर को, तो ये रिसीवर के लिए तो ये वाला क्या हो गया, रिसीवर ने जो भेजा ये यहाँ पे फीडबैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये सेंडर के पास गया तो ये मैसेज बन गया, एक का फीडबैक दूसरे का मैसेज हो जाएगा, एक का मैसेज दूसरे का फीडबैक हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक का जब भेजेगा तो फीडबैक वो मैसेज हो जाएगा, और दूसरे के लिए वो एज ए फीडबैक भी रहेगा। जिसने पहले वाले ने जो मैसेज किया है वो उसका फीडबैक है, और जो दूसरे वाला उस बात को भेज रहा है वो अपना उसका मैसेज कहलाएगा। वो टू वे प्रोसेस है ये। और फीडबैक जब हम इसमें देते हैं तो काफी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम यहाँ पे इसको बोलेंगे, जब हम फीडबैक देते हैं तो ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। आगे क्या इसमें, जब भी हम कोई भी अपना मैसेज भेजते हैं, आजकल जैसे मोबाइल्स हो रहे हैं तो मोबाइल्स में बहुत सारी स्माइलीज भी बनी होती हैं, और क्या जैसे कि कई बार उसमें बहुत और भी सिंबल होते हैं, हार्ट का भी सिंबल होता है, स्माइल का भी होता है, सैड का भी होता है। तो ऐसे हम किसी भी तरीके पे कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम नॉर्मल कॉल कर रहे हैं अगर, तो नॉर्मल कॉल में हमें हमारे फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखते, वहीं पे अगर हमारी वीडियो कॉल है तो हम जो भी अपना मतलब फेशियल मूवमेंट कर रहे हैं वो हमें दिखेगी, या अगर हम कोई काम करते करते भी अगर कर रहे हैं तो वो चीज वहां पे दिखती है। तीसरा होता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है कि जहाँ पे मतलब दो से ज्यादा लोग होंगे, जो दो लोग होंगे वो तो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। जब दो से ज्यादा होंगे, चार पांच हो गए, तीन चार हो गए, तो वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा वहां पे। ग्रुप कम्युनिकेशन में भी यही है कि कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से अपनी बात आप उनके सामने रख पा रहे हैं, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है कि मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन हो जाएगा बड़े लेवल पे। आजकल जैसे कि मास कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो एक अपना जो मैसेज होता है ना, ग्रुप कम्युनिकेशन तो हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में आप वहां पे हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, वो मास कम्युनिकेशन में आएगा। मास कम्युनिकेशन यहाँ पे जन संप्रेषण बोला है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, जन और संप्रेषण। जन का हो गया कि लोग हो गए, संप्रेषण हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो बहुत बड़े लेवल पे जब हम अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं तो वो हमारा मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। मास कम्युनिकेशन को डिलीवर करने के जो भी चैनल्स होते हैं, जैसे कि जब न्यूज़पेपर में कोई बात आती है तो वो एक साथ कितने लोगों को पता चलती है, टेलीविजन पे बताते हैं या किसी भी सिनेमा हॉल में, और आजकल तो इंटरनेट पे भी मतलब एक मिनट में चीजें इतनी वायरल हो जाती है कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, और कंट्री तो छोड़ो अदर कंट्री में भी पूरी बातें फैल जाती है। तो इसको हम ना मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगला आता है हमारा कम्युनिकेशन टाइप्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, कि क्या क्या हमारे जो चैनल हैं वो क्या रहेंगे, कि हम शब्दों को मतलब लिखेंगे, रिटन फॉर्म में बताएंगे या ओरल फॉर्म में हम बताएंगे। तो दो तरह का होता है। वर्बल हो गया, वर्बल में हमारी दो चीजें आती है। वर्बल में क्या होता है कि वर्बल में हम बोल के भी बताएंगे और लिख के भी बता सकते हैं। वर्बल हमारा दो प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पे बताया गया शाब्दिक का अर्थ है शब्दों का प्रयोग करना, किस प्रकार से हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों पे मतलब ये होता है कि कई बार जब आप कोई बात बोलते हैं तो
आपके जो बोलने का तरीका होता है, आपका जो शब्द होते हैं, उस बात को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी बना देते हैं और समझने वाला बहुत आसानी से भी समझ लेता है। तो जो हमारा शाब्दिक है, ये यहाँ पे बताया गया है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित लिखित भी हो सकता है। शब्दों को आप बोल के भी बता सकते हो और शब्दों को आप लिख भी सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, शाब्दिक का जब आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, तो ओरल कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। जब आप अपनी मतलब आवाज के द्वारा अपने जो भी विचार हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आप उसका आदान प्रदान करोगे। तो ये टेलीफोन पे भी हो सकती है, या जैसे कि कोई आप स्कूल कॉलेज में स्पीच वगैरह भी दे सकते हैं, या ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। जैसे कि आजकल कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो रेडियो पे भी आते हैं, टीवी पे भी आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे आपकी 3 से 4 चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आपकी क्या कहते हैं, आप जैसे क्लास में हो, सपोज करो हम यहाँ पे स्कूल का मतलब कॉलेज का एग्जांपल लेंगे, स्टूडेंट एंड टीचर का। तो यहाँ पे हम इसको एज ए स्टूडेंट टीचर देखते हैं। कैसे एक टीचर होता है, जैसे वो अपना वहां पे कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वहां पे सबसे पहले जो उसकी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की जो भी मतलब उसकी पिच है और जो भी साउंड है, वो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऐसा नहीं किया है वो टीचर पढ़ा रहा है और वो कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब जोर जोर से चिल्लाता ही जा रहा है और एक ही बेसुरे तरीके से, मतलब हाँ मतलब उसने आवाज तो इतनी तेज निकाल रखी है, लेकिन वहां पे बच्चों को जो शब्द हैं उनका अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा। तो एक टीचर को ये होना चाहिए कि कहाँ पे उसने अपनी आवाज को तेज करना है, कहाँ पे उसने आवाज को लो करना है। तो पिच ऑफ वॉल्यूम बोली जाती है कि कहाँ पे अपनी ठहराव देना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉन स्टॉप, अगर आप जैसे रीडिंग कर रहे हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है, पिच बोलते स्वर के उच्चता या निम्नता का स्तर है, ध्वनि तरंगों की आधारिता निर्भर करता है, शिक्षक की आवाज को सही भाषा में जानकर भाषण में मुख्य कारक होते हैं। एक आप इस तरीके से पढ़ रहे, लेकिन आप वही बताते कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है, पिच मूलतः स्वर की उच्चता या निम्नता का स्तर है। एक आप इस प्रकार से बताते हो। तो एक जो अच्छा मतलब कम्युनिकेशन जब होता है, तो टीचर को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे आपने पॉज देना है, कहाँ पे आपने फिर हाई वॉल्यूम से स्टार्ट करना है। अगला आता है हमारा रेट क्या है। जो जैसे कि रेट वो होता है कि आप जैसे अभी बोल रहे हो, एक शब्द को बोल रहे हो, उसके बाद आप कितना ठहराव देते हैं। एक जब आप ऐसा नहीं है कि मतलब बस या तो आपने बोल दिया यह मूलतः है और फिर आप खो ही गए कहीं पे शब्दों को वितरित, या आप यह मूलतः शब्दों को वितरित। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही मतलब ऐसे कि मतलब अक्षर के ऊपर अक्षर बोले जा रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपने 2 अक्षर बोले और फिर आप 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लिया। तो एक आप अपनी एक रेट मतलब ऐसे बना के रखनी है कि जिससे एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सा क्रिएट हो। क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी आप बोल रहे हो, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधे शब्द खा जा रहे हो। एक अच्छे तरीके से आपने शब्दों को बोलना है और पूरी क्लैरिटी के साथ बोलना है, ताकि क्लास में जो बच्चा आगे बैठा उसको भी समझ में आए और जो क्लास में लास्ट में बच्चा बैठा है उसको भी समझ में आए कि आप किस तरीके से और क्या बोल रहे हो, अच्छे से सबको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी को आप कलर्टी बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन, ऐसे मतलब जो आपका जो उच्चारण है, उच्चारण भी आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया कि ओरल कम्युनिकेशन की कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर कोई भी आपने तरीका अपना लिया तो वो 100% परफेक्ट होगा। कमियां सब में होती हैं। और तो यहाँ पे कुछ इसके जो है कि एडवांटेज बताई गई हैं कि एक ये सहज और स्वाभाविक होता है। मतलब सहज और स्वाभाविक इसलिए होता है कि हम हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा मतलब बोलते ही रहते हैं, तो बोलना सबके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ मैं बोल दूंगा। कई लोगों को होता है कि लिखने में राइटिंग अच्छी नहीं है और बोलने में वो बहुत अच्छा बोल देते हैं, तो इसलिए ये बहुत कॉमन सा है। और बोलते हैं तो दूसरों को समझ में भी आता है। हो सकता है कि जो सामने वाला है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसने अपने नोट्स इंग्लिश में बनाए हैं, वो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहा है, लेकिन वही है कि जो हमारे ऑडियंस है उसको इंग्लिश आती ही नहीं है। तो ये मतलब जो ओरल कम्युनिकेशन है, इसका फायदा है कि आप उनकी लैंग्वेज में बोलोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगला है कि संप्रेषण में आमतौर पर शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुकूल होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारी ऑडियंस किस प्रकार की है, हम उसी प्रकार के शब्दों का अपना चयन करते हैं। क्या होता है कि कई बार जैसे आपने देखा भी होगा कि हम बड़ों के साथ बात करते हैं या कई बार हम बूढ़ों के साथ बात करते हैं। तो हम जो बूढ़े लोग हैं, मतलब पहले के जमाने के हैं, उनको इंग्लिश तो आती नहीं। अब
कोई है कि मतलब देख लेगा कि हाँ भाई बूढ़ा आदमी है तो उसके साथ हम उसी भाषा में बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि कुछ कई बार क्या होता है कि हम गाँव में जाते हैं, तो हमारे जो दादा-दादी होते हैं वहाँ पे, उन लोगों को तो इतनी शुद्ध हिंदी और आती नहीं है, तो वहाँ जाके अब हम ये थोड़ी ना कि वहाँ पे हम इंग्लिश बोल के दिखाएँगे, भई हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो हमें इंग्लिश आती है और दादा-दादी के सामने। तो हम अपने ऑडियंस को देख लेते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग अपने शब्दों का चुनाव कर लेते हैं और जब हम आमने-सामने बात करते हैं ना, तो उसमें जो त्रुटियाँ होती है वो भी कम ही होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम कुछ गलती से गलत बोल भी जाएँ, तो सामने वाला उसी टाइम पे बोल देता है कि नहीं-नहीं ये बात नहीं है, ये ऐसे होगी। जब हम अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल भी डायरेक्ट ही होता है, तो वहाँ पे हमारा टाइम भी बचता है और जल्दी से बात भी हो जाती है। मौखिक होना मितव्ययी है का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम पेपर रिटन करते हैं तो हमें वहाँ पे पेपर फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी होती है, जो मतलब वहाँ पे कॉस्टली पड़ेगा। अगर पेपर हमें नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पे बची रहती है और मितव्ययी इसलिए ये हो जाता है कि इकोनॉमिकल हो जाता है। गोपनीयता बनी रहती है कि हाँ हम दो लोगों ने बात की है तो हमारे आमने सामने बात हुई है तो तीसरे को बात पता नहीं होगी। वो बात अलग होती है कि चुगलियां कर देते हैं, वैसे तो पता नहीं चलती किसी को। और जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे जो मतलब हाव भाव है वो साथ के साथ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। अगर हम बात करते हैं ना तो पूरा मतलब उसके साथ बताते हैं ना हाथों के मूवमेंट करके और फेशियल एक्सप्रेशन बना के, तो थोड़ा सा मतलब सुनने वाले को भी ना हाँ चाहे लेट ही हो रहा हो फिर वो बात ना हमारी इतनी ध्यान से सुनेगा, बिल्कुल कहेगा कोई नहीं तू बात बता आगे मैं सुन रहा हूँ। तो ये इसका मतलब ओरल कम्युनिकेशन का एक ना मतलब अच्छा सा वो है कि अगले वाले के पास टाइम ना हो ना तो भी वो मतलब बात सुन लेगा। जैसा कि ऊपर बताया था मित वही है तो वही कागज कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इमरजेंसी में मतलब ये बहुत ज्यादा है कि फटाफट बात पहुंच जाती है और एक साथ हम कई लोगों के साथ बात कर सकते हैं और तुरंत प्रतिपुष्टि यानी कि हमें फीडबैक जल्दी मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि बताया था कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि जैसे कि कई बार हमने बात की और हमने सीनियर को कोई बात बताई और वो काम उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, कुछ गलत हो जाती है, तो वो है ना उसके हमारे पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है। वो हमारी बात को नकार भी सकता है कि नहीं, नहीं ये तो आया ही नहीं मेरे पास, इसने तो कुछ बताया ही नहीं था मेरे को। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा गलत हो जाता है या बीच में से जो इम्पोर्टेंट बात होनी होगी ना, तो वो बोल देगा, नहीं, नहीं इसने ऐसा नहीं बोला था। शब्दों का हेर-फेर हो जाता है वहाँ पे। और जो है कि मतलब हमारी कैपेसिटी है आजकल कम ही होती जा रही है। बहुत ज़्यादा देर तक हम सुने हुए शब्दों को ना याद भी नहीं रख सकते। अगर हमें कोई बता के गया काम को और हमने बहुत ध्यान से सुना नहीं उसको और फिर हम भूल जाते हैं। तो ये इसकी एक फीडबैक है। और अगला है कि अन्य संस्कृति के लोगों अच्छा, जैसे कि मतलब ये कह रहा है कि मतलब दूसरे कल्चर के हैं जैसे या मतलब जो लैंग्वेज यहाँ पे बोल सकते हैं हम जैसे कि कई बार क्या होता है कि हरियाणा वाले लोग और राजस्थान वाले अगर टकरा जाएँ अच्छे-अच्छे लोग जिनको सही हरियाणवी आती है और जिनको सही राजस्थानी आती है, तो एक दूसरे ना वो बात समझ नहीं पाते। और लिखित की तुलना में मौखिक कम्युनिकेशन की जो है कि मान्यता कम है कि रिटन अगर हम कल को कुछ बात भी हो जाए, अगर हम कोर्ट में जाके बोलेंगे नहीं उसने मेरे को ऐसा बोला, तो कोर्ट हमेशा कहते हैं ना कि प्रूफ मांगता है। तो अगर हमारे पास रिटन में कुछ है, तो हम उस बात को प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिटन में नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसका जो है मौखिक का थोड़ा-सा क्षेत्र लिमिट होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हमने अपने अगर सीनियर तक कोई बात पहुँचानी है तो वो मतलब हर बात हम बोल के नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पे थोड़ा-सा हमें पेपर फॉर्मेलिटी करनी होती है। अगला आता है कि रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मतलब हम जो भी हमने लिखे हैं, हस्त मुद्रित है या उसको मतलब लिख के या कोई भी जैसे कि डायग्राम्स हाँ, यहाँ पे ये अच्छा रहेगा कि जैसे कि हम डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, वो इसमें काफ़ी किसी भी चीज़ को समझने में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब रोल प्ले करते हैं। कोई भी है जैसे कि लिखित संप्रेषण से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से है जो शब्दों में तो होती है लेकिन उनका स्वरूप है जो मौखिक न होकर लिखित होता है। जैसे कि संदेश वाहक के लेखक कौशल शैली ज्ञान एवं व्याकरण जो भी है संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे पास ना कुछ कोई भी कंटेंट है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है? अगर हो सकता है कि कंटेंट अच्छा हो लेकिन हमने पीडीएफ नहीं बनाई है, तो उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो। अगर इसी कंटेंट की अगर हमने अपनी पीडीएफ बनाई होती, अगर हम डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ रहे होते
मैं आपको बोल बोल के ना बताती, और हमारे पास अगर पीडीएफ होती तो वो थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ में आता। हम यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हैं। लिखित जो संप्रेषण होता है, इसमें हम मैसेज को ईमेल के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा, किसी भी तरीके में हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। और ये जो है कि मतलब जो रिटर्न है वो दोनों के लिए होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एडवांटेज ये है कि मतलब हमने कोई अगर भेजा है तो उसमें हम, जैसे कि हम कोई रिटर्न अगर भेज रहे हैं तो उसको हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको आगे भेजेंगे। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो गलती होने की संभावना है वो थोड़ी सी कम रहती है। एक ये, और हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि कई बार हम कुछ जो काम करते हैं तो हम रिटर्न में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड रहेगा और हमें याद रहेगा। आगे कहीं भी अगर हमें जरूरत पड़ जाए उस लेटर को, कहीं मतलब उस कंटेंट को, हमने जो अपनी जो इंफॉर्मेशन शेयर की है उसकी अगर हमें कहीं भी एज जैसे कि यहाँ पे शख्स है, ये प्रूफ होता है, तो हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़े तो हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये पेपर है, हमने इस पे ये लिख के भेजा था और हमने सिर्फ ये शब्द लिखे थे। वहां पे शब्दों की हेरफेर नहीं होती। अगर आप देखोगे ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जो ओरल के जो थे, क्या कहते हैं, एडवांटेज थे, तो वो इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे, और जो उसके डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज हो जाएंगे। लिखित संप्रेषण में क्या कहते हैं, दोनों की ना, जैसे कि अगर हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एट ए टाइम पे हमें दोनों बंदे प्रेजेंट चाहिए होते थे। इसमें क्या है कि हमें कोई जरूरी नहीं है, अगर मैंने आप में से किसी से बात करनी है और तो मैं अपना मैसेज लिखूंगी और मैं छोड़ दूंगी, जब आपके पास टाइम होगा आप देखेंगे और मेरे को रिप्लाई कर देंगे। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में तो ऐसा नहीं है ना कि मैं बोलो और सामने से फिर मेरे को कोई रिप्लाई ना करे, तो वो तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। और इसमें क्या कह रहा है कि पूरी तरह से अच्छा, ये अगला कह रहा है कि मतलब जैसे इसमें फीडबैक है, फीडबैक देने के लिए अधिक सक्षम होता है कि बहुत वो अच्छे से अपने मैसेज को पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा, उसको समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ेगा, फिर वो मतलब अच्छे से पढ़ के उसको अच्छे तरीके से उसका अपना अच्छे तरीके से फीडबैक देगा। और ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो सामने के सामने, हाँ उसने कुछ सुना, कुछ समझा नहीं आया, उसने मतलब इंस्टेंट दे दिया, अपना जवाब दे दिया, हो सकता है कि वो गलत भी दे दे उस टाइम पे हल्का फुल्का। तो ये कह रहा है कि मतलब कम लागत में स्पष्ट और विस्तृत काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। लिमिटेशन यहाँ पे बताई है कि जो सहज संप्रेषण की संभावना होती है वो मौखिक से कम होती है। आजकल क्या कह रहे हैं कि मतलब चैटिंग ज्यादा हो गई है, कि हम फोन पे भी कम बात करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, चल ठीक है मैसेज करते हैं, मैसेज वैसेज में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। अगर औपचारिक हो तो काफी समय लग जाता है। ये तो जैसे अगर हमने कोई भी मतलब फॉर्मल अगर हमने डील बात करनी हो, तो हम अगर रिटर्न में करेंगे, सपोज करो मैं अपने सीनियर को भेजूंगी, मेरा सीनियर अपने सीनियर को भेजेगा, तब जाके वो बात मतलब एचओडी तक पहुंच पाएगी। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और मौखिक की तुलना में इसमें जो क्या है कि हमें जो कागज है उसकी जरूरत पड़ेगी अगर हम रिटर्न करते हैं। अगर हम फोन पे कर रहे हैं तो हमें मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे तो हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। मौखिक जो ओरल कम्युनिकेशन था हमारा वो जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। और अगर हमने कोई चीज लिखी है तो समझने वालों का भी अलग अलग तरीका हो सकता है, और वो अपने हिसाब से फिर उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा हो गया था यहाँ तक, तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम कल पढ़ेंगे।